नमस्ते बच्चों। वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड्स को लेके मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि कौन सा चैप्टर से शुरू करूं, कौन सा क्लास से शुरू करूं, कौन सा पार्ट से शुरू करूं। तो फिर मैंने सोचा कि ये चैप्टर से अच्छा चैप्टर क्या ही हो सकता है, इसलिए मैंने क्लास 9 को चुन लिया। क्लास 9 का जो हिस्ट्री पोर्शन है उसमें से ये चैप्टर को लॉक कर दिया कि चलो इसी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखिए, जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो मुझे जो टीचर डरावना लगता था, स्ट्रिक्ट लगता था, तो मैं उसे हिटलर बुलाता था। ठीक है, प्रिंसिपल भी जो स्ट्रिक्ट लगता था उसे भी मैं हिटलर बुलाता था। आपके स्कूल में भी जो आपको डरावना लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता है, आप उसे जरूर हिटलर बुलाते होगे। इनफैक्ट मेरा जो दोस्त था, उनका जो पेरेंट्स मतलब स्ट्रिक्ट था, वो आगे बोलते थे मेरा पेरेंट्स तो हिटलर है, तुम उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अल्टीमेटली जब भी हम स्ट्रिक्टनेस या फिर मान लीजिए जिससे हमको डर लगता है, वो जो स्ट्रिक्ट होता है, जैसे ये वर्ड स्ट्रिक्ट आता है ना, हमारे जो माइंड में एक वर्ड घूमते रहता है वो होता है हिटलर। लेकिन आखिरकार हम उस हिटलर वर्ड ही क्यों हमारे दिमाग में आता है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये हिटलर वर्ड से लोगों को इतना डर क्यों लगता है। मतलब ये जरूर एक इंसान तो इतना रहा होगा कि डरावना तो होगा, मतलब इसने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा जो पूरा वर्ल्ड को हिला दिया था इसने। ठीक है, किया था, क्या किया था पूरा डिटेल्स में इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा आखिरकार हम हिटलर वर्ड ही क्यों यूज करते हैं सबके लिए जो भी हमको स्ट्रिक्ट लगता है। तो चलिए बिना कोई डिले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो पीपीटी है, इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज है, इस चैप्टर का जो नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम का जो चैनल है वहां मिल जाएगा, व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है वहां मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा और आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, हंसी इसका थोड़ा सा अजीब है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ऐसा ही ऑलमोस्ट हिटलर था तो शायद हंसता होगा तो डरावना लगता होगा, मुझे पता नहीं। ठीक है, चलिए। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता ना तो हिटलर नहीं होता। कहानी एक दूसरे से जुड़ा है, बस अच्छा से सुनते जाइएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में दो ग्रुप था, एक था एलाइड फोर्सेस, एक था सेंट्रल पावर्स। एलाइड फोर्सेस में था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली। सेंट्रल पावर्स में था ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और बल्गेरिया। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में ये झगड़ा हुआ था। इन दोनों ग्रुप में आपको पता ही होगा सेंट्रल पावर्स हार गया था। सेंट्रल पावर्स में हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेंट्रल पावर्स में जर्मनी था, तो जर्मनी भी हारा था और यहां से ही हिटलर का दौर जो है अब कहानी शुरू होता है। अगर जर्मनी नहीं हारा होता तो शायद हिटलर नहीं आया होता, क्योंकि जर्मनी हार गया। तो इसी से अब कहानी शुरू होगा। ठीक है, एक चीज बस इस पॉइंट में ये याद रखना होगा कि एक टाइम ऐसा था इस वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में कि जर्मनी पावरफुल था। जर्मनी ने इनफैक्ट फ्रांस और बेल्जियम को भी कुछ कुछ पार्ट्स ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बट ऐसा क्या हुआ कि इतना पावरफुल होने के बाद एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि जर्मनी जीत जाएगा, बट नहीं जीत पाया। उसका एक रीजन ये भी था कि 1917 में यूएसए एंट्री कर देता है एलाइट फोर्सेस में। अब जैसे ही यूएसए 1917 में आ जाता है, ये जो एलाइट फोर्सेस है वो स्ट्रांग हो जाता है, जिसका वजह से सेंट्रल पावर्स भी हारना तय हो गया। बट फिर भी जर्मनी जीत सकता था, बट कुछ रीजंस था जिसका वजह से जर्मनी हार गया। हम आने वाले पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बात याद रखिएगा कि जर्मनी जो था वो एक ऐसा नेशन था जिसके पास रिसोर्सेस का भी कोई कमी नहीं था। बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ जहां पे इकोनॉमिक लॉस वगैरह हुआ। सब कुछ हम आने वाले पार्ट में जानने वाले हैं, उसका टेंशन आप मत लेना। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था 1914 में, एंड हुआ 1918 में। यूएसए कब एंट्री लिया? 1917 में, जिसका वजह से एलाइड फोर्सेस स्ट्रांग हो गया और सेंट्रल पावर्स हार गया। तो चलिए अब स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर 1 का सिनेरी था। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया तो उसे कुछ देना तो पड़ेगा। ठीक है, उसने क्या खोया? उसका जो राजा था, राजा को रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, राजा अपना जो एक जर्मनी का जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था वो खत्म हो गया। तो अब फाइनली राजा ने क्या किया? अपना पोस्ट रिजाइन किया, राजा का राजगद्दी चला गया। और फाइनली क्या होता है, जर्मनी में अब एक नया सिस्टम आने का बात शुरू हो जाता है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज होते हैं, तो वो आते हैं, बोलते हैं कि अब तो मोनार्की खत्म हो गया, अब कुछ नया लाना पड़ेगा जर्मनी में। तो बोलते हैं ठीक है, कुछ अब मीटिंग वूटिंग किया जाए। फिर एक मीटिंग किया गया, एक नेशनल असेंबली बुलाया गया। कहाँ पे? वेमर में, जो जर्मनी में ही है, उस जगह पे एक नेशनल असेंबली हुआ और उस जगह पे ये डिसाइड हुआ कि अब जर्मनी में एक नया सिस्टम आएगा। ठीक है, वो नया सिस्टम का नाम दिया वेमर रिपब्लिक।
और ये भी डिसाइड कर दिया गया कि अब जर्मनी में क्या होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे ही हम डेमोक्रेटिक का नाम सुनते हैं तो मतलब अब जर्मनी में होगा वोट। पहले क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था। अब जैसे वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी हार गया तो मोनार्कियल खत्म हो गया। अब क्या सिस्टम आ गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया विथ फेडरल स्ट्रक्चर। ये दो चीज याद रखिएगा कि नेशनल असेंबली ये जो मीटिंग हुआ उसमें ये चीज डिसाइड किया गया कि अब जर्मनी में क्या लागू होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक नाम सुनते ही वोट होगा। ठीक है, तो अब वोट होना शुरू हुआ, वोटिंग हुआ। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एमपी को क्या करते हैं, वोट करते हैं। जो मतलब हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो कैंडिडेट होता है वो उठते हैं। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो 4 कैंडिडेट उठा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जीतेगा वो फाइनली हम उसे कहां पे भेजेंगे, लोकसभा भेजेंगे। ठीक है, तो वो बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह से जर्मनी में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जो जीता होगा उसको फिर फाइनली जर्मन जर्मन पार्लियामेंट में भेजा होगा। और उस जर्मन पार्लियामेंट का नाम था राइक्सटाग। जैसे हम इंडिया में क्या बुलाते हैं, लोकसभा, तो जर्मन पार्लियामेंट का नाम था राइक्सटाग। तो जर्मनी का जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी था वहां से जो कैंडिडेट मतलब जिसको लोगों ने पसंद किया होगा, जो कैंडिडेट जीता होगा वो फाइनली जर्मन पार्लियामेंट जाते होंगे। और वो कैंडिडेट फिर वो क्या बनते थे, डेप्यूटीज। हम जैसे यहाँ पे क्या बुलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको वहां पे क्या बुलाया गया, तो डेप्यूटीज। तो डेप्यूटीज को इलेक्ट कर दिया गया, वो फाइनली जर्मन पार्लियामेंट में बैठा। जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था, राइक्सटैग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। ठीक है, तो इट इज राइक्सटैग, ये याद रखना। फिर क्या होता है, हाँ एक चीज मैं आपको समझाना भूल गया कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे सेंट्रल पावर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ये याद रखना, ठीक है। ये जब हम सिविक्स पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे और अच्छा से क्लियर करूंगा, बट अभी इतना समझ लो कि फेडरल स्ट्रक्चर जैसे यूएसए में क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल के पास जो पावर है वो डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हाँ यूनिटरी होता है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है। आपको अब समझ में आ गया होगा। और ये जो जर्मन पार्लियामेंट, एक चीज बस याद रखिएगा, जो डेप्यूटीज जाते थे वोटिंग वगैरह, ओमेन भी वोट किया करते थे। ठीक है, एडल्ट यूनिवर्सल वोट जो हम बोलते हैं ना, अबव द एज ऑफ 18, तो जैसा हमारे इंडिया में वहां पे भी वैसा कर दिया गया कि जो ओमेन वगैरह है, जो 18 प्लस है, वो वोट करेंगे और फिर डेप्यूटी फाइनली जो होगा वो जर्मन पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो लॉ पूरा जर्मनी के लिए बनाएंगे। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो जर्मनी में एक नया सिस्टम आया और वो नया सिस्टम का नाम हो गया वेमर रिपब्लिक। ठीक है, तो यही था जर्मन पार्लियामेंट, राइक्सटाग। लेकिन ऐसे लोग नहीं बैठते, ठीक है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही एआई ने इनोवेटिव कर दिया, बट ऐसे नहीं बैठते, अंदर में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज देखिएगा, दिस रिपब्लिक, दिस वेमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। मतलब जर्मनी के लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखिएगा, बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, एक ट्रीटी साइन होता है और उस ट्रीटी में जो जर्मनी होता है वो जाके वो ट्रीटी साइन कर देता है। वेमर रिपब्लिक उसे रिप्रेजेंट करके जाता है, क्योंकि राजा तो ऑलरेडी अपना पोस्ट से रिजाइन कर दिया, अपना राजगद्दी छोड़ दिया। तो उस चक्कर में क्या होता है, अब एक नया सिस्टम को जाना पड़ा वो ट्रीटी साइन करने के लिए, क्योंकि हारा था तो साइन तो करना पड़ेगा ही ट्रीटी। और वो ट्रीटी कहां पे साइन हुआ था, वर्साइल में हुआ था, इसलिए से ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहा जाता है। और वर्साइल कहां पे था, फ्रांस में था। तो फ्रांस में जर्मनी को रिप्रेजेंट करके कौन जाता है, वेमर रिपब्लिक, जो अभी न्यू सिस्टम बनाया था वो रिप्रेजेंट करके जाते हैं और वो ट्रीटी साइन कर देते हैं। और लोगों का ये मानना है कि ये ट्रीटी इतना शर्मनाक था जर्मनी के लिए, इसलिए लोग इन्हें रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, किसे रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, ये नया सिस्टम को, वेमर रिपब्लिक। उनका ये मानना है कि ये वेमर रिपब्लिक ने जर्मनी को क्या किया, इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया है। इनका ये मानना था। आखिरकार वो ट्रीटी में ऐसा क्या था जो लोगों का मानना था, वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक बात ये था, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हराया कौन था, उसका राजा हराया था। राजा तो हरा के चला गया, लेकिन लोग किसको ब्लेम कर रहे थे, ये तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही फॉर्म हुआ था। फिर भी लोग बोल रहे थे, एक रीमर फैला दिया कि इनके वजह से ही हारा। ठीक है, जो अभी भी राजा के कुछ कुछ लोग रहे होंगे, राइट विंग पार्टीज होंगे, ये सब क्या बोलते थे, नहीं नहीं, इन्होंने ही कुछ साजिश रचा है, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में हमें जानबूझ के हराया ताकि ये लोग नया सिस्टम ला पाए, तो इन पर ये ब्लेम थोप दिया। ठीक है, बट आई डोंट थिंक ये इन बेचारे को ऐसे ही एक झेलना पड़ा। ठीक है, बट इनका वजह से जर्मनी नहीं हारा था और राजा का वजह से हारा था। बट कुछ लोग होते ही है र्यूमर फैलाने में एक्सपर्ट, लेकिन लोगों का बस दो इनको ब्लेम लगा दिया, एक कि इनका वजह से जर्मनी हारा है, दूसरा ये जो ट्रीटी इन्होंने साइन करके, हाँ ये ट्रीटी जो साइन करके आया है ये गलती मार, बट वो तो ऐसे भी करना पड़ता, राजा होता तब भी करना पड़ता।
तो ये जो ट्रीटी साइन हुआ उसमें भी किनका गलती है, इनका गलती है, ठीक है। और ऐसा क्या था इस ट्रीटी में जिसका वजह से लोग बोलते थे कि ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक इंसल्ट है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो उस ट्रीटी में क्या क्या था देखिए। Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। अब क्या होता है कि जर्मनी जो होता है वो अपना ओवरसीज कॉलोनीज वो खो देता है। जैसे इंग्लैंड का कॉलोनी इंडिया था, ठीक है, तो जर्मनी ने भी कुछ कुछ कॉलोनी बनाया था बाहर में, उसे अपना कॉलोनी खोना पड़ा, ठीक है। वार अब हारने का तो कुछ तो नुकसान भरपाई करना पड़ेगा ना, तो यही भरपाई उसे करना पड़ा, अपना कॉलोनी उसे खोना पड़ा। फिर क्या होता है, 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब मान लीजिए कि 10% ऑफ पॉपुलेशन उसे अपना खोना पड़ा। फिर क्या होता है, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% टेरिटरी भी खोना पड़ा। यहाँ ही नहीं, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया, इन देश को देना पड़ा। कितना, 75% ऑफ आयरन और 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। तो इन देश को अपना 75% आयरन और 26% कोल देना पड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब क्या करता है, जो एलाइड पावर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे जर्मनी हार गया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जर्मनी का कुछ एरिया को डिमिलिटराइज कर दिया था, ठीक है। तो वहां से बोला कि चलो यहाँ से आर्मी अपना हटा दो, डिमिलिटराइज कर दिया, ठीक है। डिमिलिटराइज का मतलब ही होता है आर्मी हटा देना, कि देखो ये इससे ज्यादा और ह्यूमिलिएशन क्या हो सकता है, इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकता है कि आप अपना ही देश में आर्मी नहीं लगा सकते हो अपना मर्जी से। आज अगर इंडिया को कल चाइना आके बोले कि तुम अपने इस एरिया से आर्मी हटा दो, तो वो इंडिया के लिए तो ह्यूमिलिएशन होगा ना। तो वही बात है, ठीक है, इतना जर्मनी को इतना नुकसान भरना पड़ा था, इतना इंसल्ट देखिए, इसलिए लोगों का गुस्सा था बहुत। द वार गिल्ट क्लोज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्री सफर्ड। अब क्या होता है कि जो एक आर्टिकल रहता है, ठीक है, ट्रीटी में, उसमें कहा गया वार गिल्ट क्लोज, मतलब जो भी वार का नुकसान हुआ है, जो भी एलाइड पावर्स का नुकसान हुआ है, वो सब कुछ जर्मनी का वजह से हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है वो सब जर्मनी है, सब कुछ रेस्पॉन्सिबल जर्मनी है, ठीक है। तो ये अजीब नहीं है कि वार तो सबने लड़ा था, लेकिन वार गिल्ट क्लोज में क्या क्या कहा गया कि सब कुछ का जो रेस्पॉन्सिबल है, सब ये सब क्यों हो रहा है, जर्मनी का वजह से ही हुआ है, इसलिए जर्मनी को बोल दिया कि सब कुछ तुम्हारा वजह से ही हुआ है, ठीक है, तो वहां पे लिख दिया गया। लेकिन अजीब नहीं है कि लड़ा तो सबने था, बट जर्मनी को ही क्यों रेस्पॉन्सिबल कहा गया। अब जैसे होता है ना, कभी कभी क्लास में सब बदमाशी कर रहा है, बट होता होगा आप कभी फंस जाते होगे तो सब बोलते हैं इसी ने किया, इसी ने किया, बट बदमाशी सबने किया था, बट फंसा बस आप ही फंसे जाते हो, इसीलिए ये सबसे अवॉइड रहना। बट जर्मनी के साथ तो हो गया, लड़ा सबने था, भरपाई किया बस जर्मनी ने, वहां पे लिख दिया कि जर्मनी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब क्या होता है, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू स्टर्लिंग 6 बिलियन। तो ब्रिटिश पाउंड जो होता है स्टर्लिंग, तो उन्हें जर्मनी को कितना देना पड़ा था, 6 बिलियन स्टर्लिंग देना पड़ा था, ठीक है। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। आज अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मैं तो कैलकुलेट करते रह जाऊंगा। जर्मनी को इतना देना पड़ा, वार का जो नुकसान हुआ है बोल दिया गया तुम्हारा वजह से हुआ है, तुम्हें देना तो पड़ेगा, इतना कॉम्पेंसेशन देखिए, स्टर्लिंग 6 बिलियन देना पड़ा। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। अब क्या होता है कि Allied armies जो होता है, जो Allied forces होता है, उन्होंने क्या ऑक्युपाई कर लिया, जर्मनी का जो था राइनलैंड, वहां पे राइनलैंड जो जगह था ना, वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिलता था, इसीलिए Allied पावर्स ने बोला कि तुम्हारा जो राइनलैंड में इतना सारा रिसोर्सेस है वो भी हम ले लेंगे, क्योंकि वार तुम्हारा वजह से हुआ है, सब कुछ डैमेज तुम्हारे वजह से हुआ है, तो डरना मत, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, जर्मनी को बोल रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ जर्मनी का वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हारा हम क्या ले लेंगे, ये जो लैंड है जिसमें इतना सारा रिसोर्सेस है, राइनलैंड, वो भी अब हमारा हुआ, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे। मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्साइल। तो ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हम मानता है, देखिए सेकेंड पॉइंट मानता है कि जो वर्साइल में इन्होंने ट्रीटी साइन किया, कुछ निगोशिएशन करना चाहिए था, कोशिश करना चाहिए था कि ये सब ना हो, बट देखिए टाइम भी तो ऐसा था ना, वार लड़ा तो था, नुकसान तो हुआ था, तो सब कुछ रिस्पॉन्सिबल जर्मनी पे इन लोगों ने थोप दिया था, बट भरपाई जो है वो क्या करना पड़ा, आप देखिए उसको करना पड़ा वेमर रिपब्लिक को। वार तो वेमर रिपब्लिक ने नहीं लड़ा था ना, वार किसने लड़ा था, वार लड़ा था आपका सबने लड़ा था वार मिलके, बट उस समय तो वेमर रिपब्लिक था भी नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना कि देखिए many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना कि आप ही का वजह से वार तो हराया ही, साथ में ये जो मतलब ट्रीटी साइन करके आया, ये क्या मतलब, ये क्या बेइज्जती हुआ है, तो बेइज्जती हुआ ना हमारे लिए, तो बेइज्जती भी करके आ गया। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि ठीक है, वर्साइल में जो बेइज्जती हुआ, जो इतना सारा इन्हें देना पड़ा, वहां पे इसे वेमर रिपब्लिक को निगोशिएट करना चाहिए था, जो नया सिस्टम था उसे निगोशिएट करना चाहिए था, बट वार वेमर रिपब्लिक की वजह से नहीं हारा था। इनफैक्ट वेमर रिपब्लिक तो तब था ही नहीं, ठीक है, वार तो राजा का वजह से हारा था।
बट लोग तो लोग है, इसलिए कहते हैं आप भी लाइफ में कुछ करते हैं लोगों का मत सुनना। अब देखिए ये बेचारा वार लड़ा भी नहीं था, फिर भी इसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से हुआ है, बट इन्होंने तो वार लड़ा ही नहीं था, राजा ने लड़ा था। राजा बट इनको क्या बोला कि वर्साइल में जो डिस्कस हुआ, बेइज्जती हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ ही, वार तो हराए, ये भी बेइज्जती करवाया, ठीक है वर्साइल में। ये तो ऑफकोर्स था। देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नेगोशिएशन एटलीस्ट थोड़ा से भी करना चाहिए था, बट देखिए उस समय का टाइम साइड नेगोशिएशन से मानता ही नहीं, शायद देना ही पड़ा, वो होता ही। तो उसके लिए ब्लेम देना भी आई थिंक गलत होगा, टाइम नहीं शायद ऐसा होगा। अब लेकिन इसके लिए तो मैं ऑफ कोर्स जर्मन लोगों को ब्लेम दूंगा कि उन्हें ब्लेम करना गलत था, कि क्योंकि उन्होंने वार लड़ा ही नहीं था, तो ये बेचारे ऐसे ही फंस गए, ठीक है। अब क्या होता है, द इफेक्ट्स ऑफ द वार, वार का वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है यूरोप पे। दो तरह से होता है, एक साइकोलॉजिकल, एक फाइनेंशियली। साइकोलॉजिकल कैसे, बहुत लोगों ने अपना, कुछ लोग अपना भाई खोया होगा, कुछ लोग अपना बहन खोया होगा, कुछ लोग अपना माँ खोया होगा, कुछ लोग अपना पिताजी खोया होगा, तो उससे क्या होगा, बहुत लोगों ने अपना खोया होगा, राइट, तो उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा देर सोशल मीडिया कोई कुछ बोल देता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, या कोई कुछ आपको बोलता है तो डिप्रेशन में चले जाते हो। सोचिए वार में तो लोगों ने अपना खोया, तो उनका क्या होता होगा, ठीक है। तो उन पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ था यूरोप के लोगों पर, ठीक है। दूसरा क्या इंपैक्ट था, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली देखिए क्या इंपैक्ट था, कि जो यूरोप पहले लोगों को पैसा दिया करता था, फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स। जो यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा दूसरा देश को पैसा दिया करता था, जिसको भी जरूरत होता था, यूरोप के पास आता था, पैसा दो ना, पैसा दो ना, यूरोप दे देता है, लो ना ऐस करो, ये लो 50 बिलियन ले लो, 60 बिलियन ले लो, जितना ले लो। तब जब कोई आता होगा मांगने 5 बिलियन दो, बोले 5 बिलियन कोई मांगता है क्या, 100 बिलियन ले लो। इतना पैसा देता था यूरोप क्रेडिटर्स। मैंने बस समझाने के लिए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है, इतना भी अच्छे नहीं थे। फिर क्या बोला, जो कॉन्टिनेंट पैसा देता था, अब वो क्या बन गया, अब खुद पैसा मांगने लगा कि अरे पैसा दे दो यार, ठीक है पैसा दे दो ना। तो एक समय में जो पैसा मांगता था, उससे खुद, मतलब पैसा देता था, उससे अब खुद मांगना शुरू हो गया। अब वो बोला होगा, अब मान लीजिए कोई देश के पास गया होगा, तो बोला कि पैसा मुझे चाहिए थोड़ा, आप हेल्प करोगे क्या। तो वो देश बोला होगा, अरे आप तो उस समय, आप तो राजा थे, हमने तो 5 बिलियन वाला आपने 50 बिलियन दे दिया था, अभी आप हमसे ही पैसा मांग रहे हो, मतलब इतना हाल खराब हो गया आपका। तो यूरोप को सुनना भी पड़ता होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, जो पैसा दे रहा था, क्रेडिट दे रहा था, अब वो क्या, अब खुद धार लेना पड़ा उसे, ठीक है। तो समय बदलते देर नहीं होता है, ठीक है। तो किसी पर ज्यादा पैसा हो जाए तो अहंकार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यूरोप का जो अहंकार भी टूट गया, वार ने तोड़ दिया, ठीक है। तो फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, द इफेक्ट्स ऑफ द वार पड़ता है, ठीक है। इंपैक्ट ऑन वेमर रिपब्लिक, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। अब देखिए ये तो बात सच है ना, ओल्ड एम्पायर ने लड़ा, केस ऑफ विल्हेल्म टू ने ये लड़ाई लड़ा था, जर्मनी वो लोगों ने लड़ाई लड़ा था, मोनार्कियल सिस्टम ने लड़ाई लड़ा था, इन वो तो थे ही नहीं उस समय सीन पे, बट फिर भी लोगों ने क्या बोला, इनका वजह से हार गया, ये तो सही नहीं था ना, ये तो थे ही नहीं, ठीक है। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। अब देखिए इतना बुरा होता है ना इस वेमर रिपब्लिक के साथ, बेचारा एक तो नया सिस्टम आया, ऊपर से बेफालतू का, विदाउट एनी रीजन इन्हें ये भी ब्लेम दे दिया कि तुम्हारी वजह से वार हारा, ऊपर से ये जो ट्रीटी साइन किया उसका वजह से जो बोला कि बेइज्जती है नेशनल ह्यूमिलिएशन। तो देखिए आप वार हारे हो तो आपको देना पड़ेगा ही, वो चाहे राजा खुद भी होता तब भी उसे देना ही पड़ता। तो उसके लिए भी मैं बोलता हूँ कि इस बेचारे वेमर रिपब्लिक को गलत ठहराना बहुत ज्यादा गलत था, बेचारों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, ठीक है। ऊपर से क्या होना पड़ा, एक तो नया सिस्टम आया, ऊपर से इनको भरपाई करना पड़ा वो पुराना एम्पायर का, वो वही वार हरा के गए, ऊपर से इनके देना पड़ा, इनको फाइन, अब क्या पड़ा, कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा था ना, स्टर्लिंग 6 बिलियन, तो वो अब उन्हें कॉम्पेंसेशन भी देना, इनको देना पड़ा, ठीक है। तो अब कह सकते हो कि इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ। Third, those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles। अब क्या होता है, जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे ना, कौन था, सोशलिस्ट, ये याद रखिएगा, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट, SCD, ठीक है। तो सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट जो इनको सपोर्ट किया करते थे वेमर रिपब्लिक को, उनको बहुत ज्यादा क्या फेस करना पड़ता था, वो टारगेट हो जाते थे, लोग उन्हें चिढ़ाया करते थे, ठीक है, मतलब मोक किया करते थे। जैसे आप भी अपने कोई दोस्त को चिढ़ाते हो ना, अरे क्या क्या है, तो अजीब अजीब नाम से चिढ़ाते होगे, चिंटू मिंटू पिंटू जो भी है, अरे तो ये सब नाम से चिढ़ाते होगे ना, तो इनको भी क्या होता था, इनको भी अलग अलग नाम से चिढ़ाया जाता था, ठीक है। इनको टारगेट बनाया जाता था, जो भी इसको सपोर्ट करता था वेमर रिपब्लिक को, ठीक है। तो इनको क्या नाम से चिढ़ाया जाता था, दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। तो जहीं भी जाते थे नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल्स, जैसे होता है ना, आपका कोई दस जाता है, आप उसे चिढ़ाते हो, यो ऐसा ऐसा कुछ चिढ़ाते हो गए एक्स्ट्रा नाम देके, तो इनको भी क्या करते हैं, चिढ़ाते थे, ठीक है, नवंबर क्रिमिनल्स नाम देके चिढ़ाया करते थे। तो ऑफ कोर्स इनके साथ तो ये गजब बेइज्जती है यार, इनके साथ मतलब ऑफ कोर्स बेइज्जती तो था, आप मानो या ना मानो।
कहीं भी जाके चिल्लाना, मतलब नवंबर क्रिमिनल्स वाज लाइक ह्यूमिलिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब देखते हैं कि क्या क्या एक यूरोपियन सोसाइटी पे क्या चेंजेस आना शुरू हुआ इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद। ठीक है, यूरोप में क्या क्या चेंजेस आया अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्या चेंजेस आया, पहला, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोगों को ये फील होना शुरू हो गया था, यूरोप के लोगों को, कि अब जरूरत क्या है हमें, अब सिविल सोल्जर्स का जरूरत है, कोई भी वार जीतने के लिए सोल्जर्स का जरूरत है, ये सबको फील होना शुरू हो गया। इसलिए पूरे यूरोप में एक चीज का डिमांड बढ़ने लगा, सोल्जर्स। तो इस चीज को डिमांड को फुलफिल करने के क्या होने लगा कि बोलने लगा नहीं, सोल्जर्स ही ऊपर है, सिविलियंस के ऊपर क्या है, सोल्जर्स आता है। सिविलियंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट सोल्जर्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट। तो ये बोला जाना लगा। तो उससे क्या होता है, सोल्जर्स का जो दर्जा है वो भी ऊपर उठना शुरू हो गया कि सोल्जर्स ही इंपॉर्टेंट है। तो लोग भी धीरे धीरे सोल्जर्स में और ज्यादा घुसना शुरू हो गया, क्योंकि सबको तो एट लास्ट रेपुटेशन चाहिए ना, नेम फेम चाहिए। तो वहां मिल रहा है, जैसे इंडिया में आईआईटी यूपीएससी, तो यही सब होते रहता है, तो लोगों को इसी में जाना है, हाँ इसी मिलता है, तो ग्लैमर मिलता है, ये मिलता है। तो वहां पे हो रहा था सोल्जर्स कि सोल्जर का नाम ग्लैमराइज किया जा रहा था, तो सिविलियंस भी ज्वाइन होना चाह रहे थे, इसलिए इनको इससे ऊपर रखा जाता था। ठीक है, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। अब पॉलिटिशियंस क्या बोलते थे, अरे सुनो, तुम लोग ना स्ट्रॉन्ग बनो, जिम जाओ, ये जिम और समय नहीं था, बॉडी बिल्डिंग करो, मस्कुलिन बनो, एकदम तगड़ा बनो। मतलब एक बोले को कि 10 के बराबर एक इंसान बनो, कि 20 लोग आए तब भी तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि सबको हैंडल कर लो अकेला, कि मतलब एक 100 पे भारी ऐसा कर दो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सिस्टम करो, अब अपने आप को मस्कुलिन बनाओ, ताकतवर बनाओ। तो पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा जोर देते हैं, क्यों, क्योंकि लोग जितना, सोल्जर जितना ज्यादा मस्कुलिन होगा, सोल्जर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा आर्मी। ठीक है, और उतना ज्यादा वार में, कोई भी अगर फ्यूचर वार होता है उसमें जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप देखें तो अगर ये लोग वार लड़ने जाएंगे तो ऑफकोर्स जीतेंगे ही ना। देख रहे हो कितना मस्कुलिन है। आप तो देख के, अगर मान लीजिए आप जा रहे हो किसी से लड़ने और इतना बड़ा तगड़ा इंसान अगर खड़ा हो, तो आपका क्या हालत होगा, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ। ठीक है, अब क्या होता है, द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंड्स लाइफ, मीडिया बिंग मीडिया। ठीक है, द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव मिजरेबल लाइफ्स इन दिस ट्रेंचेस, ट्रैप्ड टू ट्रेड्स, फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मीडिया बोलते थे ट्रेंड्स लाइफ बिंदास है, ट्रेंड्स लाइफ ना इतना मजेदार है, वहां पे ऐसी ऐसे मजे ही मजे है, वहां पे पिज्जा बर्गर डिस्को पार्टी सब होता है। क्यों बोलते थे ये, ताकि लोग क्या करें, सोल्जर ज्वाइन करें। ठीक है, मीडिया, अकॉर्डिंग टू मीडिया, जो ट्रेंड्स लाइफ था वो ऐसा था। ठीक है, मजे ही मजे है, एकदम एंजॉय है, लोग डिस्को करते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों बोलते थे, ताकि लोग मतलब ज्वाइन हो जाए, मतलब ये चीज में सोल्जर ज्वाइन करे, लोग जो सोल्जर ज्वाइन करे, देश के लिए लड़े। और अगर वो सोल्जर ज्वाइन होते हैं तो उन्हें ट्रेंड्स लाइफ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू मीडिया। बट रियलिटी वाज डिफरेंट। रियलिटी क्या था, रियलिटी ये था, अफसोस का बात है, बट रियलिटी यही था। मीडिया दिखाता ऐसा था बट होता ऐसा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे होगे, ये चूहा ये सब दौड़ रहा है, कॉर्प्स वगैरह है, लाश वगैरह पड़ा हुआ है। इस गंदा सिचुएशन में पॉइजनस गैस होता था इस ट्रेंस में, तो ऐसा सिचुएशन में सोल्जर्स को रहना पड़ता था। बट मीडिया कैसे दिखा रहा था, मीडिया दिखा रहा था कि ऐसा है। ठीक है, जो लाइफ है वो है, मजे ही मजे है, बट मजे मजे नहीं था, ऐसा लाइफ था, ऐसा रियलिटी था कि मतलब जो सोल्जर्स था उन्हें ऐसा रहना पड़ता था। बट मीडिया बोलता था ज्वाइन करो ज्वाइन करो, ऐसा लाइफ देखने को मिलेगा अगर आर्मी ज्वाइन करोगे। बट रियलिटी ऐसा था। ठीक है, वही आपके बुक में लिखा गया है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ग्लोरीफाइड द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव मिजरेबल लाइव्स इन दिस ट्रेंचेस, ट्रैप्ड टू ट्रेड, फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। अभी मैंने आपको दिखाया, दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी सीलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। अब क्या होता है, पॉइजनस गैस, एनिमी सीलिंग, ये सब देखने को मिलता है। ऊपर से उनका जो रैंक होता है वो भी रिड्यूस होता है। बोलते हैं ना रैंक ऊपर ऊपर है, बट इनका रैंक रिड्यूस हो रहा था, रियलिटी कुछ और था। ठीक है, aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently came into being। अब क्या होता है कि जो वार प्रोपोगेंडा होता है और नेशनल ऑनर होता है, उसी को कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी मीडिया होता है, वो बस यही दिखाते थे कि अगर कोई भी मतलब अगर सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, नेशनल ऑनर है, देश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए लाइफ में, वो वार है। मतलब कंप्लीटली एक एग्रेसिवनेस फैलाना शुरू कर दिया, कंप्लीटली सोसाइटी में एक मैसेज फैलाना शुरू कर दिया कि नेशनल ऑनर से बड़ा ऑनर कोई नहीं है, देश के लिए मर जाओ मिट जाओ, यही सबसे बड़ा देश के लिए, देश का ही ऑनर सबसे बड़ा ऑनर है। और नंबर 2 क्या है, अगर वो करना है तो क्या चाहिए, वार चाहिए। अब हम शांति से वो सत्याग्रह वगैरह नहीं कर सकते, वार होना चाहिए, वार ही इंपॉर्टेंट है, लड़ना चाहिए सबको। ठीक है, वही दो चीज दिखाया गया, वही दो चीज बताया गया कि एग्रेसिव वार प्रोपागेंडा और नेशनल ऑनर ही उस समय बोला जाता था इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
देश का इज्जत से बड़ा कोई भी इज्जत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेशनल ऑनर को ही इंपॉर्टेंस दिया गया और वो ऑनर अगर चाहिए तो हमें वार में जीतना पड़ेगा, ये चीज फैलाया गया, ठीक है। तो यही पब्लिक स्फीयर में आ गया। वाइल पॉपुलर सपोर्ट गिव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली केम इनटू बीइंग। अब जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आते हैं, जिनको ये वेमर रिपब्लिक ये सब पसंद नहीं होता है, उन्हीं को ज्यादा सपोर्ट मिला, ठीक है। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया व्हिच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवर्ल्ड यूरोप। अब क्या होता है कि देखिए, लोगों का मानना था कि डेमोक्रेसी मतलब ट्रस्ट नहीं आ पा रहा था। देखिए, इतना सालों से जर्मनी हो, यूरोप, पूरा यूरोप में ये मोनार्कियल सिस्टम ही चल रहा था। अब जो नया नया डेमोक्रेसी आ रहा था ना, तो उन पर लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा था कि मतलब अच्छा होगा बुरा होगा, कोई भी चीज आप इतना सालों से अगर मतलब कोई भी चीज पुराना खा रहे हो, जैसे मैगी खा रहे हो एकदम पुराना है, ठीक है। अगर कोई नया ब्रांड आता है ना, तो हम पहले हिचकाते अच्छा होगा नहीं होगा, हिचकते हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है ना, पुराना चीजों पे, पुराना फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है ना। तो उसी तरह से लोगों का क्या था कि वो जो मोनार्की था, उनके हिसाब से मोनार्की ही बेस्ट था। डेमोक्रेसी पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि काफी नया है। वेमर रिपब्लिक पे भी उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफी नया आइडिया है। नया आइडिया को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर नया आइडिया आता है तो उसे आप जल्दी एडप्ट नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है उसे एक्सेप्ट करने में। तो ये रहा आज का पार्ट में, हम इतना ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ऐसे धीरे धीरे पार्ट वाइज लेते आऊंगा। एमसीक्यू ये सब तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।